Everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance Wala. I am Mohammad Uwais Alam, second year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो जो लोग चैनल एंट्रेंस वाला पर नए हैं उनके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन कि आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड जो है ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में बना चुका हूँ। तो काफ़ी लोगों के क्योंकि डाउट्स आ रहे थे जिनको मैं ऑलरेडी वीडियो में कहीं ना कहीं बता चुका हूँ, तो मैंने सोचा पहले ये बता दूँ कि किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बन चुकी है। तो अभी जो रिसेंट वीडियो हमने बनाई थी वो थी आयुष काउंसलिंग स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर इसके साथ साथ जो इसका पार्ट 1 था, इसमें हमने जो ऑल इंडिया के टॉप 15 बीएमएस कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ के बारे में बताया था। उसके साथ ही जो सेकंड पार्ट था इसका, तो जितने रिमेनिंग स्टेट्स थे उनकी आयुष की कट ऑफ हमने बताई, बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस की। उससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि कब से काउंसलिंग शुरू होगी, एक्सपेक्टेड डेट, और जो एडमिशन प्रोसेस है उसको एक बार ब्रीफ कर लिया था, मतलब ऊपर से थोड़ा बता दिया था। और उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि थोड़ा डीप में बताइए, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमें काउंसलिंग करानी है। तो उसके लिए आज ये वीडियो लाया हूँ मैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन सारे जो इन्फॉर्मेशन है आपको पूरी सफिशिएंट इस वीडियो में मिल जाएगी। बस लास्ट तक आप बने रहिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। सारे जो रूल्स हैं काउंसलिंग के, क्योंकि काफ़ी रूल्स हैं इसमें और आप सबको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सारे रूल्स के बारे में पता नहीं होगा तो आपको उसमें नुकसान इतना हो सकता है कि या तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो लॉस्ट हो सकती है, और दूसरा आपको इतना भी हो सकता है कि कॉलेज ही ना मिले। तो इसलिए सारे रूल्स को एकदम अच्छे से देखिए और समझिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने, ये बनाई थी जो स्टेट कोटा से एडमिशन के लिए पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनकी अलग अलग वेबसाइट क्या है, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। क्योंकि अलग अलग स्टेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए उनका खुद का आयुष पोर्टल है, जैसे कि नेशनल पोर्टल 88CCC है। उससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी ऑल इंडिया 15% कोटे के ऊपर, यहाँ पर ये आपको दिख रही होगी। इसमें मैंने बात की थी कि ऑल इंडिया में बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस की क्या कट ऑफ रहेगी ऑल इंडिया कोटा से। उसके साथ ही यूपी के 85% कोटा की कट ऑफ क्या रहेगी। काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा था कि यूपी को कवर नहीं किया है, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पर कवर कर चुका हूँ। उसके साथ ही ऑल इंडिया में लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी, जो आयुष की एक नया नोटिस आया था 21 जून को, उसी दिन मैंने ये बता दिया था कि पूरे इंडिया में जितने भी ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करने वाले कॉलेज हैं, जो जिनकी संख्या टोटल है 659, तो इन सारे कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रही थी कैटेगरी वाइज, इस वीडियो में डिस्कस किया है, जिस पर अभी ऑलरेडी 25,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें। उससे पहले मैंने जो कल वीडियो बनाई है रिसेंट वाली, वो है आयुष काउंसलिंग में जो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन से रिलेटेड है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कहाँ पर अप्लाई करना है, और अगर एक स्टेट में आप रहते हैं और किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, ये इस वीडियो में डिस्कस किया है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने बताया ओपन स्टेट कौन से होते हैं, सेमी ओपन कौन से होते हैं। तो इसके अलावा और भी वीडियोज़ मैंने जो स्टेट वाइज और एमयू बीएमएस के ऊपर वीडियो बनाई है मैंने पूरी, और इसके साथ ही जो काउंसलिंग से रिलेटेड और वीडियोज़ भी बनाई जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या फिर चैनल #एंट्रेंस वाला लिखें या फिर @डॉक्टर आलम लिखें, आप जो है चैनल पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो पहले हम देखेंगे ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के बारे में इस वीडियो में, टोटल क्या प्रोसेस रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक, और कौन कौन से कॉलेज हैं जो इसमें अप्लाई करते हैं, और आपको स्टेप बाय स्टेप हर राउंड में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पूरी आयुष काउंसलिंग के, वो इसमें देखेंगे। तो शुरुआत वहीं से करेंगे, जैसे एक ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कि आपको अगर ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल की, वो है AACCC.gov.in। यहाँ पर जाएंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर ही जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए एक रूल है कि आप फर्स्ट राउंड से पहले कर सकते हैं, या फिर अगर आप फर्स्ट राउंड में नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अभी पहले एमसीसी का करा रहे हैं, एमबीबीएस की ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पर मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है, तब आप बाद में अगर ट्राई करना चाहते हैं आयुष को, तब आप सेकेंड राउंड से पहले, थर्ड राउंड यानी मॉपअप से पहले भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, स्ट्रेट राउंड से पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो अगर आपको
ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना है तो ओनली चांस बचता है कि आपको स्ट्रे से पहले रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है फ़ी सबमिशन का। अब यहाँ पर फ़ी दो तरह की होती है, एक होती है रिफ़ंडेबल फ़ी और दूसरी होती है नॉन रिफ़ंडेबल फ़ी। नॉन रिफ़ंडेबल फ़ी जो ऑल इंडिया कोटे के लिए रहती है 1000 रुपये, जनरल के लिए EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये रहती है, SC ST और PWD के लिए। वहीं पर अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू किसी भी कैटेगरी से हैं अगर आप हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको एडमिशन लेना है या अप्लाई करना चाहते हैं तब आपको 5000 रुपये फ़ीस देनी होगी। मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्या चाहते हैं, उनका स्कोर इस रेंज में होगा कि उनको गवर्नमेंट मिल भी सकता है और नहीं भी, लेकिन वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर उनको ना मिले तो प्राइवेट में एडमिशन लें। तो उनको क्या करना होगा, यहाँ पर जो हायर वाली फ़ी है यानी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की फ़ी है आपको सिर्फ वही भरनी होगी। आप उसके साथ ही गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी डाल सकते हैं इसी फ़ीस पर। उसी तरह से जो सिक्योरिटी फ़ी है रिफ़ंडेबल फ़ी, यानी अगर आप जो एक नॉर्मल रूल है एडमिशन का उसके तहत अगर आपको एडमिशन मिलता है, कोई गलती नहीं करते हैं जिसमें आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाए, अगर ऐसी कोई गलती आप काउंसलिंग में नहीं करते हैं, इन सब गलतियों को आगे वीडियो में बताएंगे कि आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने ये गलती की तो आपका जो रिफ़ंडेबल फ़ी है वो नहीं मिलेगा, ये सब आगे बताएंगे वीडियो में, आप बने रहिए लास्ट तक। तो जो है रिफ़ंडेबल फ़ी के लिए जो अनरिज़र्व्ड EWS और OBC कैटेगरी अगर हम ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए देखें या फिर जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए देखें तो उनके लिए अनरिज़र्व्ड EWS OBC की जो रहेगी 10,000 रहेगी, SC ST PWD के लिए भी 10,000 रहेगी। अब ये है सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो ऑल इंडिया के अंदर आने वाले स्टेट कॉलेजेस हों या फिर कोई नेशनल इंस्टीट्यूट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। अभी हम देखेंगे वीडियो में आगे भी कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, जो कॉलेज वाई पूरी लिस्ट में नीचे दे दूंगा, अभी आपको दिखा भी दूंगा कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट कौन से हैं, कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो ऑल इंडिया के अंदर आते हैं। और फिर दूसरा आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी अगर ऑल इंडिया के थ्रू मैंने बताया था डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलेगा, तो इसके लिए अगर आपको एडमिशन के लिए ट्राई करना है तो 50,000 रुपये आपको सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्या चाहते होंगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी ट्राई करें और गवर्नमेंट में भी, तो उनको जो है हायर वाली यानी 50,000 वाली सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। और अगर कोई 50,000 जमा करता है तो वो सरकारी कॉलेजेस को भी डाल सकता है, उसके पास ये चॉइस रहती है। अब यहाँ पर नीचे यही बताया गया है कि कोई अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहा है तो टोटल 55,000 रुपये उसको जमा करने होंगे, 5,000 रजिस्ट्रेशन वाले और 50,000 ये सिक्योरिटी मनी वाले। बस वही सेम चीज़ यहाँ पर बताई गई है। फिर उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसेस रहता है उसमें है चॉइस फिलिंग, फिर उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा और आप उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में और आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन जहाँ पर आपको मिलेगा। तो 15% ऑल इंडिया कोटा BAMS, BSMS, BUMS एंड BHMS ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। जितने भी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट स्टेट हैं या फिर यूनियन टेरिटरी हैं जम्मू कश्मीर को छोड़कर, उसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है उसका जो 15% सीट्स हैं वो सब ऑल इंडिया के अंदर आएंगी। उसके बाद 100% BMS सीट BHU वाराणसी की जो उत्तर प्रदेश में है और 100% BMS ITRA जामनगर की, और यहाँ पर जो है आपको नॉमिनेटेड सीट को एक्सेप्ट करना है, छोड़ देना है। उसके अलावा बाकी पूरी ऑल इंडिया के अंदर आती हैं। 100% BMS NIA जयपुर, 100% BHMS NIH कोलकाता, 100% सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसकी 100% सीट्स जो भरी जाएंगी वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। और दूसरी चीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटी में कोई भी कोटा नहीं लगता है, जैसे SC ST EWS ये सब कोटा नहीं लगता, वहाँ पर जनरल से कंसिडर करके आपको एडमिशन मिलता है। उसके साथ ही BUMS की 50% सीट्स भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे और 50% BMS BHMS सीट्स ऑफ NEIH एंड शिलोंग मेघालय के अंदर जो कॉलेज है उसकी। अभी मैं पूरी आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कौन कौन से कॉलेज हैं, और यही लिस्ट जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोग वहाँ पर ज्वाइन नहीं हैं, ये PDF पूरी आपको मिल जाएगी। और ये जो नोटिफिकेशन है जिससे मैं आपको बता रहा हूँ ये 2022 का नोटिफिकेशन है, क्योंकि अभी नया नोटिफिकेशन आया नहीं है। जो एक्सपेक्टेड डेट है वो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, नहीं देखी आपने, देख लीजिए। तो जो एक्सपेक्टेड डेट है ऑल इंडिया की वो रहेगी अराउंड 10 to 17 जुलाई। तो 10 से 17 जुलाई के बीच में आप मान के चलिए जो ऑल इंडिया का नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा काउंसलिंग से रिलेटेड।
और जो स्टेट की काउंसलिंग है उसको आप मान के चलिए जो है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, आप अगस्त में मान के चलिए कि जो स्टेट की काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगी। जहां आप यहाँ पर देखेंगे प्राइवेट कॉलेज कोई भी यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, ये बात ध्यान रखें। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जो मैंने एक्सक्लूसिवली प्राइवेट कॉलेजेस पे बनाई है तो वहाँ जाकर देख लीजिए किस तरीके से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अब यहाँ पर कॉलेजेस मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ जितने भी ऑल इंडिया के अंदर कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी बढ़ाऊँगा, अगर आपको ये PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिए। आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट कॉलेजेस में यहाँ पर कॉलेजेस दिए हुए हैं, और यहाँ पर इधर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं और स्टेट वाइज यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इस लिस्ट में जाकर कॉलेजेस को देख सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया के जितने भी कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ क्या रही थी लास्ट ईयर में BAMS, BUMS, BHMS की, वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ये गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है, आप नाम देख लीजिए। ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ये होम्योपैथिक के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आ गए, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन होम्योपैथी के, उसके बाद सेंट्रल, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी, फिर यूनानी के गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, फिर सिद्धा के इंस्टीट्यूट जो सिर्फ 2 हैं। तो अभी तक जो है हमने पूरा ओवरव्यू देख लिया है क्या रहने वाला है काउंसलिंग का। अब देखेंगे राउंड वाइज क्या शेड्यूल में रहेगा, किस तरीके से। तो सबसे पहले राउंड 1 में एलिजिबिलिटी देख लीजिए पार्टिसिपेशन के लिए। आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई का मतलब जो नॉर्मल रही है जनरल के लिए 137 से ऊपर होना चाहिए, OBC के लिए 107 से ऊपर, और SC ST के लिए जो उसका क्राइटेरिया है आप उसको देख सकते हैं। तो उससे ऊपर अगर आपका क्वालिफाई मार्क्स से ऊपर है तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन फॉर AA CCC UG काउंसलिंग। दूसरा स्टेप होता है पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फ़ी, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट। वही जो दो तरह की फ़ीस होती है, पहली रजिस्ट्रेशन और दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट। और कितना अमाउंट होता है ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। फिर उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। आप अपनी मर्ज़ी के कॉलेज डालेंगे, कौन कौन से आप डालना चाहते हैं, फिर उसको लॉक करेंगे। फिर उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट, यानी जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको फिज़िकली कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा, यानी एडमिशन लेना होगा। अब फर्स्ट राउंड के बाद आता है सेकेंड राउंड। अब इसमें कई सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला, या फिर आप अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये एक चार्ट की फॉर्म में भी मैं अभी आगे आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए राउंड 2 में क्या एलिजिबिलिटी है। आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए। आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पहले ही फर्स्ट राउंड में रजिस्टर कर चुके हैं। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, अगर आप पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर दूसरे वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर तो किया लेकिन उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। कैंडिडेट रजिस्टर फॉर द फर्स्ट राउंड बट नॉट अलाउड अ सीट, अलॉटेड अ सीट। उनको सीट नहीं मिली लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर फ्री एग्जिट इन द फर्स्ट राउंड। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपको कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में, लेकिन आप उसको रखना नहीं चाहते हैं, आप उसको लेना नहीं चाहते, तो आप वहाँ पर अगर एडमिशन नहीं लेंगे तो वो अपने आप फ्री एग्जिट हो जाता है, यानी आपने वो कॉलेज छोड़ दिया, आप खुद से ही एलिजिबल हो जाते हैं सेकेंड राउंड के लिए। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगले जो हैं वो कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है लेकिन वो अपने कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो भी उनको क्या करना होगा, सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी स्टेप वही है। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन फॉर UG काउंसलिंग। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड शुड नॉट बी रजिस्टर्ड अगेन। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है, चाहे उनको कॉलेज मिला या नहीं मिला वो मतलब नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आता है फ़ी पेमेंट, दोनों रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल। फिर आता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, फिर पब्लिकेशन ऑफ सीट रिजल्ट, फिर वहाँ पर रिपोर्टिंग इन द कॉलेज। अब सेकेंड राउंड के बाद आता है थर्ड राउंड, जिसको मॉपअप राउंड भी कहा जाता है। इसके लिए वही क्राइटेरिया कि आप नीट UG क्वालिफाइड होने चाहिए। जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं फर्स्ट या सेकंड में तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड वर नॉट अलॉटेड सीट इन द फर्स्ट और सेकंड राउंड। जिन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन सीट नहीं मिली, ना ही पहले ना ही सेकंड में, तब भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। अगला, कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन द राउंड 1 और 2 एंड अवेल फॉर फ्री एग्जिट। या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले या फिर सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था, उनको सीट भी मिली लेकिन उन्होंने फ्री एग्जिट कर दिया, तब भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट ज्वाइन इन द फर्स्ट
round allotted seat and submitted willingness for upgradation but didn't participate in the second round of counseling। मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट था जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई लेकिन उन्होंने क्या चाहा, अपग्रेडेशन, लेकिन उन्होंने सेकंड राउंड में जो है चॉइस फिलिंग की नहीं, तब भी वो यहाँ पर मॉपअप में डायरेक्ट चले जाएंगे। सेकंड राउंड यानी उनका स्किप हो चुका होगा यहाँ पर। फिर अगले वो कैंडिडेट आ जाते हैं जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिला लेकिन उन्होंने अपग्रेडेशन डाला कि थर्ड राउंड में उनको अपग्रेड करना है। जैसे ऑल इंडिया के अंदर क्या होता है, आप फर्स्ट राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं, सेकंड राउंड के बाद अपग्रेड नहीं कर सकते, MBBS काउंसलिंग में ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप फर्स्ट राउंड के बाद अपग्रेड कर सकते हैं सेकंड में, सेकंड से फिर अपग्रेड कर सकते हैं मॉपअप में। तो यहाँ पर डबल चांस आपको अपग्रेड करने का मिल रहा है, मॉपअप के बाद अपग्रेड करने का चांस नहीं मिलता। तो यहाँ पर अगर आपने सेकंड में के बाद अपग्रेड करना चाहा तब भी यहाँ पर मॉपअप में एलिजिबल हो जाएंगे। कैंडिडेट हु लीव रिज़ाइन अलॉटेड सीट इन सेकंड राउंड विथ फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी। और अगर ऐसा है कि आपको सेकंड राउंड में भी कॉलेज मिल गया और आपने वो कॉलेज छोड़ दिया, तब आपकी जो सिक्योरिटी मनी थी वो गायब हो जाए, ज़ब्त कर ली जाएगी। तो वहाँ पर भी वो लोग जिनकी सिक्योरिटी मनी ज़ब्त हो गई सेकंड राउंड में, वो मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा, वही सिंपल प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, फ़ी पेमेंट, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, पब्लिकेशन ऑफ सीट रिजल्ट, फिर फिजिकल रिपोर्टिंग इन द अलॉटेड कॉलेज। फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, उसको देख लीजिए ज़रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसको ज़रूर देख लें। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिन स्टूडेंट को भी मॉपअप यानी थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिल गया है अपग्रेड होने के बाद, उसको ज़रूरी है कि वो उस कॉलेज को ले ही ले। अब वो उससे ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर पाता, ये लास्ट चांस है अपग्रेड करने का, इसके बाद अपग्रेडेशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर भी कॉलेज छोड़ देता है तो उसके बाद क्या होगा, उसको वो एलिजिबल ही नहीं रहेगा किसी भी काउंसलिंग के लिए। थर्ड राउंड यानी मॉपअप के बाद अगर कोई कॉलेज छोड़ता है तो इसके बाद वो एलिजिबल नहीं रहेगा, ना ही सेंट्रल काउंसलिंग के लिए, ना ही स्टेट काउंसलिंग के लिए, और मतलब किसी भी तरह की आप आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मॉपअप में कॉलेज मिला और आपने अगर उसको छोड़ दिया, आप कहीं के लिए भी एलिजिबल नहीं हैं। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान से रखें, मॉपअप में आपको जहाँ भी कॉलेज मिलेगा आपको लेना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद जो सीटें उसके बाद भी बच जाती हैं, फिर वो जाएंगी स्टे वैकेंसी राउंड में। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए क्या होगा, जिन्होंने अभी तक फर्स्ट सेकंड या थर्ड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है थोड़ा डिफरेंस है, स्टे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया कोटा वाली कॉलेजेस यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के लिए और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको यहाँ पर अभी बता देंगे। तो ऑल इंडिया के या फिर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के जितने भी कॉलेजेस हैं, उनके अंदर जो भी पहले तीनों राउंड में जो सीटें बचेंगी, उनका जो स्टे वैकेंसी राउंड है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही होगा आयुष पर। और एलिजिबिलिटी पार्टिसिपेशन के लिए ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी ऑफ द सीट थ्रू काउंसलिंग, यानी जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है लेकिन वो रजिस्ट्रेशन पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अब स्टे वैकेंसी से पहले कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होना है, आपको मॉपअप से पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने वही बताया, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन द स्टे वैकेंसी राउंड, कैंडिडेट मस्ट सबमिट अ विलिंगनेस इन द पोर्टल टू पार्टिसिपेट इन द स्टे वैकेंसी राउंड विद एन अंडरटेकिंग दैट दे आर नॉट होल्डिंग एनी सीट। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट तभी पार्टिसिपेट कर पाएगा जब वो अंडरटेकिंग दे दे कि उसने कोई भी सीट नहीं ली है और वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। ऑप्शन फॉर चॉइस फिलिंग इज़ अवेलेबल इन द स्टे वैकेंसी राउंड, यहाँ पर भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में भी। और फिर अगला जो है यही पॉइंट इन्होंने बताया, नो अपग्रेडेशन अवेलेबल फ्रॉम थर्ड और मॉपअप राउंड टू स्टे वैकेंसी राउंड। तो आपको जो मॉपअप राउंड में कॉलेज मिल गया वो आपका फाइनल हो जाएगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए एडमिशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंस है, देख लीजिए। फॉर द अलॉटमेंट अंडर डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टे वैकेंसी राउंड विल बी कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी एट देयर ऑन लेवल। तो जो स्टे वैकेंसी राउंड है वो जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने खुद के लेवल पर इसको कराएगी। यहाँ पर क्या करेगी, जो आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट है AACCC विल सेंड अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट टू डीम्ड यूनिवर्सिटी। जिन लोगों ने पहले ही रजिस्टर कर चुका है वेबसाइट पर और जो इसके लिए एलिजिबल हैं, उनकी जो लिस्ट है वो जो कॉलेज है या जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भेज दी जाएगी। और यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ मेरिट की बेस पर ही एडमिशन होगा, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी करेगी। यहाँ पर बोला गया है एक्साइज स्ट्रिक्टली एडमिशन विल बी ऑन द मेरिट बेस्ड, द सीट्स आर डोमिसाइल फ्री। अब यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया गया है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में डोमिसाइल फ्री, आप किसी भी स्टेट से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ आयुष काउंसलिंग विल बी एलिजिबल, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कोटा नहीं होता है। अगला क्या है, फर्दर अ लिस्ट ऑफ इनेजिबल कैंडिडेट्स will also be circulated to concerned state or UT
अथॉरिटी नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर प्रोहिबिटिंग देम टू पार्टिसिपेट इन एनी आयुष काउंसलिंग। अब जैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिन भी स्टूडेंट को इलिजिबल कर दिया था मॉपअप में, यानी किसी को मॉपअप में कॉलेज मिला उसने नहीं लिया, तो उनकी लिस्ट जो है अलग अलग स्टेट को भेज दी जाएगी कि आप इन स्टूडेंट को पार्टिसिपेट नहीं करने दें किसी भी काउंसलिंग के अंदर। तो ये था पूरा राउंड वाइज जो पूरा इस स्टेप बाय स्टेप हमने देखा। अभी इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में और थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही आपको पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ़ी पेमेंट करना होगा और आपको जो अपनी चॉइसेस हैं उनको सबमिट करना होगा यानी लॉक करना होगा। फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आएगा, उसमें 2 चांसेस हो सकते हैं। पहला, आपको एडमिशन नहीं मिले तो आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड में और अपनी नई चॉइसेस फिल कर सकते हैं। दूसरा केस हो सकता है आपको कॉलेज मिल गया है, तब आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, आपको वहाँ पर जाकर एडमिशन फॉर्मेलिटी को पूरा करना होगा। फिर यहाँ पर 2 केसेस बन जाते हैं। अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो एग्ज़िट कर सकते हैं, या फिर इसके साथ ही आप चाहते हैं कि जो आपका कॉलेज है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन देंगे, तो उसके बाद आप सेकेंड राउंड के लिए चले जाएंगे, यानी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में नहीं किया था तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फिर से कर सकते हैं और फिर सेकेंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। तो जितनी भी न्यूली एडेड सीट्स होंगी वो यहाँ पर फिर से पब्लिश की जाएंगी, कौन कौन सी सीट्स बची हुई हैं। चॉइसेस सबमिटेड इन द राउंड 1 विल बी ट्रीटेड नल एंड वाइड। जो आपने चॉइसेस फर्स्ट राउंड में भरी थी वो बिल्कुल खारिज कर दी जाएंगी, आपको नई चॉइस फिलिंग करनी होगी सेकेंड राउंड में। फ्रेश चॉइस सबमिशन फॉर राउंड 2 इज़ मैंडेटरी फॉर न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑप्टेड फ्री एग्जिट और विलिंग टू अपग्रेड टू राउंड 2। यानी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला लेकिन उसको एग्जिट फ्री कर दिया या अपग्रेडेशन किया तो उनको चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड के लिए करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर इन्होंने ये रूल बता दिया है। फिर दूसरा जो यहाँ पर केस था, जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला था, अगर उनको अपग्रेड के बाद कॉलेज नहीं मिलता है तो उनको जिस कॉलेज में एडमिशन फर्स्ट राउंड में मिला था वहीं पर पढ़ाई करनी होगी, वही उनका फाइनल कॉलेज हो जाएगा। या फिर अगर फर्दर अपग्रेडेशन चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर भी सेकंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, लॉगिंग करना होगा। सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा, 2 चांसेस होंगे, आपको कॉलेज नहीं मिल सकता या फिर मिल सकता है। अगर आपको नहीं मिलता है, इफ़ नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट डज नॉट want to retain first round allotted seat, he or she may avail free exit within 5 days after the result announcement। यानी सेकेंड राउंड का जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा, आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिले था सेकेंड राउंड में लेकिन आपको नहीं मिला, यानी फर्स्ट राउंड में आपको जो मिला आपने अपग्रेडेशन चाहा लेकिन अपग्रेडेशन आपका नहीं हुआ, तो आपके जो फर्स्ट राउंड की सीट थी उसको छोड़ सकते हैं। जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा उसके 5 दिन के अंदर अंदर तो आपकी एग्ज़िट फ्री हो जाएगी, जो सिक्योरिटी मनी थी वो ज़ब्त नहीं होगी। अगर आपको जो फर्स्ट टर्म वाला जो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज था उसको भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं कॉन्टीन्यूस अपग्रेडेशन के बाद। फिर दूसरा केस आता है यहाँ पर, इफ़ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट गेट रिलीव फ्रॉम द अर्लियर इंस्टीट्यूशन नीड टू ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज। अगर किसी को राउंड 2 में अपग्रेड होने के बाद कॉलेज मिल गया तो वहाँ पर जाकर उसको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। जो उसकी प्रीवियस सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। आप इस बहाने नहीं रहें कि आपका एडमिशन पहले ही कॉलेज में है और नई जगह नहीं लेंगे तो पुराना कॉलेज बचा रहेगा, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। आपको नई जगह जाकर एडमिशन लेना ही होगा। दूसरा है, आपको जो है कॉलेज मिल गया है तो रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। और फिर इसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, फ्री एग्ज़िट अगर करना चाहते हैं तो फ्री एग्ज़िट कर लेंगे। किस तरह से फ्री एग्ज़िट करना होगा, आप जाकर ज्वाइन ही नहीं करें कॉलेज को तब उसके फ्री एग्ज़िट हो जाएगा। फिर सेकेंड राउंड के बाद फिर से क्या आता है, फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। या फिर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जो अब करना चाहते हैं मॉपअप से पहले भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या जिनको फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं मिला है वो भी यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और जो नए लोग हैं वो यहाँ पर फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे सेम उसी तरह से। अब यहाँ मॉपअप के बाद भी वही केस बनता है, या तो आपको सीट मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी। अगर आपको सीट मिल जाती है, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटी, नो फ्री एग्ज़िट। मॉपअप के बाद कोई भी फ्री एग्ज़िट की ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इफ़ नॉट रिपोर्टेड, अगर आपने मॉपअप में भी रिपोर्ट नहीं किया, द सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड एंड ही और शी विल बी इनेजिबल फॉर फर्दर आयुष काउंसलिंग सेंट्रल और स्टेट। लेकिन आपको अगर सेकंड राउंड में मॉपअप में कॉलेज मिल गया है, उसके बाद भी अगर आप वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, कॉलेज नहीं लेते हैं, तो आप ना तो स्टेट की किसी काउंसलिंग में बैठ पाएंगे ना ही सेंट्रल की काउंसलिंग में, यानी बिल्कुल काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत ख़तरनाक नियम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद आता है
जो आपको अगर पहले कॉलेज नहीं मिला था तो सबमिट विलिंगनेस फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। किन किन केस में नो रजिस्ट्रेशन अवेलेबल, यहाँ पर पहली बात जो स्टे वैकेंसी राउंड की बात चल रही है मोपअप के बाद। चॉइस फिलिंग अवेलेबल है, आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। अगर आपको पहले कॉलेज नहीं मिला था चॉइस फिलिंग करेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है। कैंडिडेट हु वर नॉट अलॉटेड एनी सीट और द काउंसलिंग कंडक्टेड बाय द स्टेट और द यूटी आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से कहीं भी अभी सीट नहीं मिली है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन अगर आपको इससे पहले कहीं और सीट मिल चुकी है तो आप इसके लिए इन एलिजिबल रहेंगे। नो अपग्रेडेशन फ्रॉम थर्ड राउंड, थर्ड राउंड से अपग्रेड होकर भी यहाँ पर नहीं आ सकते, जैसे पहले ही बताया गया है। फिर उसके बाद वही चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको या तो नहीं मिलेगा, तब वहीं पर एंड हो जाता है काउंसलिंग का। उसके बाद या तो आपको कॉलेज मिलेगा तो वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी, यहाँ पर भी फ्री एग्जिट का कोई ऑप्शन नहीं है। Vacant seats of the deemed university as a list of eligible candidates will be transferred to concerned university for conducting stray vacancy round at their level as per university eligibility condition। वही जो पहले बताया था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो स्टे वैकेंसी राउंड है यूनिवर्सिटी खुद के लेवल पर कराएगी, और जिन लोगों ने रजिस्टर किया है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए उनकी लिस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी में भेज दी जाएगी, फिर वहाँ मेरिट की बेस पर एडमिशन होगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ जो रूल्स हैं वो पूरे काउंसलिंग के कवर हो चुके हैं इस वीडियो में, और ये था जो नियम थे 2022 में, ऑलमोस्ट सेम नियम रहने वाले हैं इस साल भी। तो आप सारे नियमों को अभी जान लीजिए, इसमें अगर कोई दिक्कत हो नीचे बता दीजिए, ताकि मैं अगली आने वाली वीडियोस में उनको कवर करके आपको बता दूंगा, क्योंकि आंसर लिखने में काफ़ी ज़्यादा उसमें सोचना पड़ता है, तो उसको मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगली वीडियो में जिस भी टॉपिक पर रहेगी। तो जितनी आपकी क्वेरीज़ काउंसलिंग से रिलेटेड है उनको नीचे बता दीजिए, और बने रहिए चैनल पर और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।